पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पीओके में लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खाने की कमी और बढ़ती महंगाई पर लोगों का गुस्सा फूट चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीओके में प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बढ़ती महंगाई के खिलाफ इनका प्रदर्शन है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इनका प्रदर्शन है। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर हैं। ये गिलगिट बाल्टिस्तान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीओके में दरअसल लोग सड़कों पर हैं और इनका ये गुस्सा फूटा है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। खाने की कमी है पाकिस्तान में, बढ़ती महंगाई से ये लोग परेशान हैं। ऐसे में अब ये लोग सड़कों पर हैं, पुतला फूंक रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इन लोगों का गुस्सा फूटा है। बढ़ती महंगाई को लेकर के ये लोग सड़कों पर है और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक तो उनकी कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा था, मगर अब उनकी इमेज भी खराब होती नजर आ रही है। बाबर आजम के कुछ पर्सनल चैट और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाबर आजम हनी ट्रैप में पकड़े गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वो अपनी ही टीम के साथी खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड से सेक्सटिंग करते हुए पकड़े गए। उनके वीडियो और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं, एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर तो सिर्फ बाबर की निजी तस्वीरें ही शेयर की गई हैं। बीते दिनों पाकिस्तानी कप्तान की कई निजी तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर लीक हुई, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीरों पर बवाल मच गया। वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर एक गुमनाम इंस्टाग्राम यूजर के द्वारा लीक की गई। दूसरी ओर बाबर के प्रशंसकों ने दावा किया कि ये छेड़छाड़ की तस्वीरें वीडियो क्रिकेटर की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई हैं। बाबर आजम पर पहले भी एक महिला ने शोषण, डराने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। इस मामले में लाहौर की अदालत ने बाबर पर मामला दर्ज करने का भी आदेश दे दिया था। इस बार बाबर फिर विवादों में फंस गए हैं और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इन वीडियो और तस्वीरों की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। इधर दिल्ली पुलिस ने अभिषेक तोमर उर्फ मीनल नाम के एक किन्नर की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान हिमांशु और सोनू के तौर पर हुई, जिनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल करते हुए इसकी वजह ब्लैकमेलिंग को बताया। इल्जाम है कि पैसे न देने पर अभिषेक तोमर हिमांशु से अपने रिश्ते का पर्दाफाश करने की धमकी देता था, जिसकी वजह से आरोपी हिमांशु ने सोनू नाम के एक लड़के की मदद से वारदात को अंजाम दिया। और इस बीच दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने प्रदूषण के मुद्दे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेर लिया। विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायकों ने हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर ले रखे थे, जबकि उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे। रोज अखबार में खबर आता है कि 5, 7, 10 लोग सांस की कमी के कारण मर गए। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली के प्रदूषण की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक सरकारी स्कूल के टीचर का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वो शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते दिखाई दिया। बैतूल में भैंसदेही ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल के रमेश उइके नाम के टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें वो नशे की हालत में सड़क पर चलते वक्त लड़खड़ाते दिखा। बताया गया कि टीचर रमेश रोजाना इसी तरह शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं, जबकि उनकी हालत ऐसी भी नहीं होती कि वो ठीक से कुर्सी पर बैठ सकें। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो लोगों ने खुद ही टीचर का वीडियो बना डाला। आरोप है कि टीचर की इस हरकत की वजह से स्कूल के बच्चों की क्लास पूरी नहीं हुई और वो टीचर का इंतजार करते रहे। टीचर का नशे की हालत में वीडियो वायरल होने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी हरकत में आए, पूरे मामले की जांच करने की बात कही, जबकि वीडियो में टीचर की हालत देखकर ही उनकी हरकतों का अंदाजा लगाया जा सकता है। तुर्की पर उसकी जिद बहुत भारी पड़ती हुई दिख रही है। तुर्की 1 साल से अमेरिका से उसके नए F-16 जेट खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। आखिरकार बाइडेन प्रशासन तुर्की को लड़ाकू विमान बेचने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की संसद में तुर्की को F-16 जेट बेचने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तुर्की ने नेटो की नाक में दम करके रखा है। तुर्की स्वीडन और फिनलैंड की नेटो का सदस्य बनने की अर्जी पर कुंडली मारकर बैठा है।
और खबर है कि जब तक तुर्की नहीं मानेगा तब तक अमेरिकी संसद भी उसे F-16 जेट बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देगी। जो बाइडेन की पार्टी के सांसद बॉब मेनेंडेज पहले से ही तुर्की के राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। बॉब मेनेंडेज सेनेट के विदेश मामलों की कमेटी के चेयरमैन हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक तुर्की के राष्ट्रपति अपना रवैया नहीं बदलेंगे तब तक वो तुर्की के साथ डील को मंजूरी नहीं देंगे। जम्मू के रामबन जिले में जमीन खिसक गई और हाईवे पर भारी मलबा गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। इससे स्टील टनल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जमीन खिसकने के दौरान पहाड़ों से गिर रहे बड़े बड़े पत्थरों ने हाईवे को पूरी तरह जैम कर दिया। जमीन खिसकने के दौरान का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ से पत्थर गिरते दिखाई दिए। पत्थर इतनी तेजी के साथ गिर रहे थे मानो ऊपर से पत्थरों की बारिश हो रही हो। बताया गया कि जमीन खिसकने की घटना से वहां बन रहे स्टील टनल को भी भारी नुकसान हुआ और स्टील टनल के गार्डर टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पूरी तरह से मलबा हटने और रास्ता साफ होने तक जम्मू से कश्मीर जाने वाला NH-44 बंद रहेगा। और इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार जर्जर हो रहे मकानों को बचाने के लिए कई लोग भगवान के दर पर पहुंच गए। वहां पिछले एक हफ्ते में इस आफत की वजह से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं और जो लोग बचे हैं वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि जमीन धंसने और मकानों में पड़ी दरारों के फैलने से कभी भी उनके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से कई लोग मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना में जुट गए ताकि जोशीमठ से ये मुसीबत टल जाए। इस बीच राज्य के मंत्री धन सिंह रावत भी इसी उम्मीद में नरसिंह मंदिर पहुंच गए। उन्होंने वहां कई लोगों के साथ मिलकर देवी दुर्गा की पूजा की, जिसके बाद उन लोगों ने हवन भी किया। जोशीमठ के लोग सब फकीर हैं और ये हमारे भगवान से प्रार्थना है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में मकानों और जमीनों में दरारें पड़ने का सिलसिला नहीं थमा। कई इलाकों में मकान और सड़कें टूट गईं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दरारों को मापने के लिए क्रैक मीटर भी लगाया गया ताकि हर दिन का आकलन किया जा सके। यूपी के सहारनपुर जिले में खनन माफिया हाजी इकबाल के घर पर एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार कुर्की की कार्रवाई की गई। खनन माफिया हाजी इकबाल फरार है। खनन माफिया और पूर्व MLC हाजी इकबाल की न्यू भगत सिंह कॉलोनी में 3 करोड़ की कोठी से पुलिस ने 30 लाख रुपए कीमत का सामान कुर्क किया। गैंगरेप के मामले में कोर्ट के आदेश पर मिर्जापुर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। इसके पहले पुलिस ने पूरे इलाके में ढोल बजाकर मुनादी भी कराई। कुर्की की कार्रवाई के दौरान मौके पर काफी लोग मौजूद रहे। पुलिस ने कोठी से 10 सोफे, 1 डबल बेड, 3 AC, 10 पंखे, 1 मोटरसाइकिल समेत बड़ी संख्या में घरेलू सामान कुर्क किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक यमुनानगर की पीड़िता ने 6 महीने पहले हाजी इकबाल और उसके साथियों के खिलाफ गैंगरेप का केस मिर्जापुर थाने में दर्ज कराया था। MP MLA कोर्ट ने इसी मामले में हाजी इकबाल की संपत्ति के कुर्की के आदेश दिए थे। फरार चल रहे हाजी इकबाल पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। और इस बीच उत्तराखंड के जोशीमठ के धंसने से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। अदालत ने याचिकाकर्ता स्वामी अविक मुक्तेश्वरानंद को हाई कोर्ट जाने को कहा है। साथ ही जोशीमठ मामले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से भी इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जोशीमठ मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लिहाजा याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। उधर सरकारी वेबसाइट से जोशीमठ पर आई वो रिपोर्ट हटा ली गई है जिसमें जोशीमठ के तेजी से धंसने का दावा किया गया था और ये बताया गया था कि महज 12 दिनों में जोशीमठ की धरती 5.5 सेंटीमीटर तक धंस गई। ये दावा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर इसरो की एक टीम ने किया था, लेकिन अब वो तस्वीरें और रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट से हटा ली गई। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नए कोच की तलाश में जुटे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परेशानियां अब बढ़ गई हैं। मिकी ऑर्थर के बाद 2 और पूर्व क्रिकेटरों ने टीम का कोच बनने से इनकार कर दिया, जबकि मौजूद कोच सकलैन मुश्ताक का कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है और PCB अध्यक्ष नजम सेठी अब टीम के लिए विदेशी कोच चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मिकी आर्थर के बाद जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर और ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी ने भी PCB का ऑफर ठुकरा दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी नौशाद पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नौशाद पाकिस्तान में रहते हैदर के संपर्क में था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हैदर ही नौशाद का हैंडलर था। उसी के इशारे में नौशाद ने आतंकी वारदातों को अंजाम देने का प्लान बनाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक नौशाद और उसके साथ पकड़े गए जगजीत को टारगेट पूरा करने के एवज में 6 लाख रुपए भी भेजे गए थे। ये रकम बिहार और कतर से इन लोगों तक पहुंची थी।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की जहांगीरपुर इलाके में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी नौशाद पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नौशाद पाकिस्तान में बैठे हैदर के संपर्क में था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हैदर ही नौशाद का हैंडलर था और आतंकी वारदातों को अंजाम देता था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पंजाब में खालिस्तानी आतंकी अपने बुलडोजर तैयार कर रहे हैं। इसका पर्दाफाश पंजाब की जांच एजेंसियों ने किया है। पिछले 2 महीनों में पंजाब की संवेदनशील जेलों से 200 से ज्यादा मोबाइल बरामद हुए थे, जिनमें से कई मोबाइल फोन से खालिस्तानियों से जुड़े राज भी मिले हैं। तो पंजाब में खालिस्तानी आतंकी को लेकर के ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल जेलों से 200 से ज्यादा मोबाइल बरामद हुए हैं और ये जानकारी मिली है कि खालिस्तानी आतंकी अपने फुट सोल्जर तैयार कर रहे हैं। इसका पर्दाफाश पंजाब की जांच एजेंसियों ने किया है। 2 महीनों की अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीनों में पंजाब की संवेदनशील जेलों से 200 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और इन मोबाइल फोनों में से कई मोबाइल फोन से खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े राज भी मिले हैं। इस बीच न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में यह अलर्ट जारी किया गया कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली समेत कई शहरों पर आतंकी हमले हो सकते हैं। दस्तावेज के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद ली है। और एक्सक्लूसिव दस्तावेज में इस बात की चेतावनी दी गई कि ISI के इशारे पर दिल्ली समेत कई शहरों में IED ब्लास्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही ISIS और अलकायदा के आतंकियों की भी भारत पर नजर है और इनके आतंकी भी 26 जनवरी पर देश को दहला सकते हैं। एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक अलकायदा की साइबर यूनिट को एक और खतरनाक जिम्मेदारी सौंपी गई है। दस्तावेजों के मुताबिक अलकायदा की साइबर यूनिट को होने वाले G20 समिट में साइबर अटैक करने का आदेश दिया गया था। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक अगर 26 जनवरी पर अलकायदा का आतंकी प्लान फेल हुआ तो वो G20 बैठक के दौरान दिल्ली में आतंकी हमला करवा सकता है। इतना ही नहीं, अलर्ट है कि ISI हमले करवाने के लिए भारत में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेश के 2 संगठनों का भी इस्तेमाल कर सकता है। और उधर दिल्ली में 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर प्रमुख मंदिरों और रामलला की तरफ जाने वाले रास्तों पर पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट दिखी ताकि किसी भी सूरत में सुरक्षा में कोई चूक ना हो। अयोध्या की सड़कों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते दिखे। जो संवेदनशील चौराहे हैं वहां पर चेकिंग व्यवस्था की जा रही है। पुलिस के जवानों ने अयोध्या में घुसने वाले लोगों के पहचान पत्र भी चेक किए। यही नहीं, प्रमुख मंदिरों की तरफ जाने वाली सड़कों पर भी काफी सख्ती से चेकिंग की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ की है। तो पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और BL संतोष ने कार्यकारिणी के बाद अलग से बैठक भी की। इसके अलावा किरेन रिजिजू ने पहले दिन की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा। कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के दूसरे दिन पीएम मोदी का संबोधन होना है। बीजेपी की इस बैठक का मकसद चुनावी मंथन, विपक्ष के एजेंडे का तोड़ और विदेशी धरती पर भारत की बढ़ती साख को भुनाना है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। आज सबसे अहम पीएम मोदी का संबोधन है, जिस पर सभी की नजरें टिकी है। 2024 पर तो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन हो रहा है, लेकिन इस साल जो विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो विपक्ष का एजेंडा है उसका तोड़ क्या है, विदेशी जमीन पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता, भारत की बढ़ती साख को भुनाना भी है। तो दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस रहा।
बैठक के पहले दिन किरेन रिजिजू ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसमें विपक्ष पर पीएम मोदी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं की काम की तारीफ भी की। गुजरात चुनाव की अगर हम बात करें तो गुजरात चुनाव की जीत पर चर्चा हुई और आने वाले 9 राज्यों की विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य भी तय किया गया। बीजेपी ने ऐसे 72,000 बूथों की पहचान की है जहां पार्टी कमजोर है। इन बूथों पर बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति बनी है। तो यहां पर रणनीति बनी है, ये बड़ी बातें जो हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है जो काफी अहम हो जाता है। आज पीएम मोदी का संबोधन भी होना है। ऐसे में इस पर तो सभी की नजरें टिकी हैं, लेकिन जो कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का पहला दिन था वो सफल रहा और ये देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं, ये पहुंचे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और काफी अहम है। आज का दिन भी काफी अहम है क्योंकि इस साल कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस पर मंथन, 2024 की बड़ी तस्वीर को लेकर के, बड़ी लकीर खींचने को लेकर के उसकी तैयारी। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए, लोगों से मिलते हुए देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, ये पहुंचे हैं अब अंदर पहुंचते हुए। और इसके अलावा कल पीएम मोदी ने रोड शो भी किया था। हालांकि रोड शो छोटा जरूर था, लेकिन आज उनका संबोधन होना है। ऐसे में जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद विदेशी जमीन पर भारत की बढ़ती साख, इस पर भी भुनाने की कोशिश किस तरीके से है, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। लेकिन ये एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं अब से कुछ देर पहले। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। और जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है इसमें बड़े मुद्दे तो होते हैं, अलग अलग मोर्चों पर फतेह हासिल करने की कोशिश होती है, उस पर विस्तार से चर्चा होती है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होता है। तो ये विजेंद्र रूपाणी को भी आप देख सकते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। तो भूपेंद्र पटेल को आपने देखा, इसके अलावा विजय रूपाणी पहुंचे। तो ये एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। और इधर चीन ने जापान को खुली धमकी दी है और वहां के मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका की वजह से जापान का भी यूक्रेन जैसा हाल हो सकता है। मतलब ये कि चीन ने घुमा फिराकर जापान को जंग की धमकी दी। पिछले हफ्ते जापान के पीएम 5 देशों की यात्रा पर थे, जिसके बाद अमेरिका और जापान की नेवी ने समंदर में एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, जिससे चीन तिलमिला उठा। उसे पूर्वी एशिया में दूसरे देशों की सेनाओं का दबदबा बनने का डर सताने लगा, जिसके बाद उसने अमेरिका और जापान को खुलेआम धमकी दे डाली। वहां की मीडिया ने जापान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया और खबर फैलाने लगे कि जापान पूर्वी एशिया को खतरे की ओर ले जा रहा है। तो वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने आग में घी डालने वाला बयान दिया और कहा कि जापान और अमेरिका काल्पनिक दुश्मन बनाने से बचें और पूर्वी एशिया को जंग के अखाड़े में न बदलें। चीन ने ये भी कहा कि जापान और अमेरिका को शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। और ये सब इसलिए है क्योंकि जापान ने अपनी रक्षा रणनीति बदल दी है और अपनी समुद्री और हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए 7 देशों से रक्षा संबंध मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिया। उसके पीएम उनमें 5 देशों फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका की यात्रा भी कराए, जिसके बाद जापान और अमेरिका ने समंदर में ड्रिल भी कर दी। और इसी पर भड़के चीन ने जापान को धमकाना शुरू कर दिया और जिस पूर्वी एशिया में वो खुद अशांति फैलाता है वहाँ की शांति का हवाला देने लगा। पूर्वी एशिया यानी एशिया का वो हिस्सा जिसमें चीन, जापान, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान शामिल हैं और जहां के ईस्ट चाइना सी के हर हिस्से को चीन हथियाने के चक्कर में रहता है। और चीन और जापान के बीच तो वैसे ही सालों पुराना द्वीपों का झगड़ा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि चीन किसी भी तरह की समुद्री सीमा को मानने से इनकार करता है और बेधड़क होकर जापान की समुद्री सीमा में घुस जाता है। यहाँ हाल चीन के वायुसेना का भी है और इसी वजह से जापान अलर्ट हो गया और उसने अपनी सुरक्षा के लिए चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया, जो चीन को पसंद नहीं आया। और उसने जापान और अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो चीन के खिलाफ शीत युद्ध लड़ रहे हैं, यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियार नहीं चलते, लोगों की जान नहीं जाती,
लेकिन कूटनीतिक चालों से दुश्मन का नुकसान होता है। चीन का कहना है कि अमेरिका और जापान उससे ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं और इंडो पैसिफिक रीजन की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीन तो चाहता है कि वहाँ सारे विवाद शांति से सुलझ जाएं। यानी चीन ने जताने की कोशिश की कि वो कोई जंग नहीं चाहता। जबकि 11 जनवरी को जापान और अमेरिका ने अपने साझा बयान में चीन की खतरनाक चाल से इंडो पैसिफिक रीजन में बसे देशों को सावधान किया था। इस बयान में चीन पर वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने और ईस्ट चाइना सी में ताकत के दम पर एक तरफा बदलाव करने का आरोप लगाया गया था, जिसे चीन ने उसके खिलाफ साजिश बताया और बयान दिया कि जापान और अमेरिका के साझा बयान से शीत युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। जापान और अमेरिका के बीच बन रही नई सैन्य रणनीति से परेशान चीन ने इसलिए उन्हें धमकाया। उसने उनसे कहा कि वो पूर्वी एशिया को जंग का मैदान बनाने से बचें और जापान को अमेरिका से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि चीन का कहना है कि अगर जापान ने अमेरिका की बात मानी तो उसका हाल यूक्रेन जैसा होगा और पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन परेशान हो जाएगा। या यूं कहें कि चीन एशिया में शांति के नाम पर जापान की जुबान पर ताला लगाना चाहता है, जबकि जापान इस मूड में नहीं है। वो अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है और इसीलिए उसने अमेरिका के साथ अभ्यास शुरू कर दिया और चीन के जले पर नमक छिड़क डाला। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। आरोप है कि इन लोगों ने गुड़गांव की ही एक मंडी से 5 गाय चोरी की थी, जिन्हें मेवात ले जाया जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को इसका पता चल गया, जिन्होंने गो तस्करी के इन आरोपियों का पीछा करना शुरू कर दिया और इसका वीडियो बनाते रहे, जिसमें दिखा कि पकड़े जाने के डर से आरोपी गुड़गांव की संकरी गलियों में भी अपने पिकअप वैन को दौड़ाते नजर आए, जिसका कई किलोमीटर तक पीछा किया गया। आरोप है कि चलती पिकअप वैन से आरोपियों ने 2 गायों को नीचे गिरा दिया, साथ ही उन्हें पकड़ने में जुटे लोगों पर पथराव भी किया। 100 तो पत्थर मारे हैं हमारी गाड़ियों पर और हमारी गाड़ी के आगे गोवंशों को फेंक दिया। हालांकि काफी देर बाद गो तस्करी के आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि 5 लोग भागने में कामयाब रहे। इसके अलावा उस पिकअप वैन से 3 गायों को भी बरामद किया गया। और इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के स्कूलों को कोरोना संकट के दौरान ली गई फीस का एक बड़ा हिस्सा वापस करने का आदेश दिया। यह आदेश उन स्कूलों को दिया गया जिन्होंने ऑनलाइन क्लास चलने पर भी पूरी फीस वसूली थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15% उन स्कूलों को वापस करना होगा। इस मामले में जो याचिकाएं दायर की गई थी उनमें कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई, इसीलिए बच्चों ने स्कूलों की सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद लोगों से पूरी फीस वसूली गई। और उधर नेपाल के पोखरा में येती एयरलाइंस के एक विमान के क्रैश होने के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इस विमान हादसे में कुल 72 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 भारतीय नागरिक बताए गए, जिनमें एक ने हादसे से तुरंत पहले का एक वीडियो भी बनाया, जिसमें देखा कि ये विमान काफी नीचे उड़ान भर रहा था। तभी अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद विमान आग की लपटों से घिर गया। वीडियो में हादसे से पहले सभी यात्री विमान के अंदर आराम से बैठे दिखाई दिए, लेकिन अचानक प्लेन का संतुलन बिगड़ने से वो परेशान हो गए। लाइव उस स्थिति तक देखे जब विमान क्रैश हुआ और वहाँ जब उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। हादसे से पहले का एक वीडियो भी सामने आया, जो किसी ने थोड़ी दूर से बनाया था। उसमें दिखा कि विमान जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा था। अचानक विमान टेढ़ा हो गया, जिसके बाद उसके गिरने की आवाज सुनाई दी। और जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चला, नेपाल में प्रशासन की टीम हरकत में आ गई, क्योंकि पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले ही ये विमान क्रैश हुआ और उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर लैंड कर पाता, चंद सेकंड पहले वो हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद हादसे की जगह से धुआं उठता दिखाई दिया। जगह जगह विमान के जले हुए कुछ हिस्से गिरे मिले। ये देखकर लोगों के रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम के भी होश उड़ गए। हालांकि हादसे के बाद विमान में सवार यात्रियों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी उस टीम को हादसे की जगह से कोई भी जिंदा नहीं मिला और उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। राहत बचाव की टीम ने हादसे की जगह से लोगों के शव बरामद किए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए काठमांडू भेज दिया गया। उनमें उन 5 भारतीयों के भी शव शामिल रहे जो 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे। 5 में 4 लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले बताए गए, जिनकी मौत की खबर सुनकर उनके घर वालों का बुरा हाल हो गया।
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसे की जगह से वहां के प्रशासन को ब्लैक बॉक्स भी मिल गया, जो कि हादसे की जांच में इसलिए अहम होगा क्योंकि उसके जरिए विमान के कॉकपिट में पायलटों के बीच हुई बातचीत समेत उड़ान का पूरा डेटा मिल जाएगा। और इधर दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो कि दिल्ली में सीजन का सबसे कम तापमान रहा, जिसका असर सड़क से लेकर हवाई यात्रा पर दिखा। कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव रात और सुबह हो रहा है। दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 6 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में भी लोगों को सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है। और इस बीच लंदन की एक चर्च के पास हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 7 साल की एक बच्ची की हालत गंभीर बताई गई। हमले के बाद मौके पर पहुंची लंदन पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही लोगों से हमलावर को पहचानने की अपील की। This was a shocking incident. हमलावर ने अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को निशाना बनाया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक हमलावर ने चलती गाड़ी से उन पर फायरिंग की। और इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ खिसकने से एक मजदूर की मौत हो गई और बताया गया कि वहां पर की कुंटुबाड़ा सड़क पर काम चल रहा था, तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर जमीन पर आ गिरा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से पत्थर गिरते नजर आए। तभी अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर जमीन पर आ गिरा, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे कई मजदूर पहाड़ के मलबे के नीचे दब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद SDRF के कई जवान पहुंच गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कर रहे हैं हमारे ऑफिसर्स मौके पे गए हुए थे, तो हो रहा है। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद सभी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। और इसी तरह की डरा देने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से भी सामने आई। वहां पर पहाड़ से लगातार पत्थरों की बारिश होती दिखाई दी, जिसकी वजह से वहां मौजूद स्टील टनल को भारी नुकसान पहुंचा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए दिखाई दिए। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे वहां धूल का गुबार उठता नजर आया। लगातार पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की वजह से कश्मीर से जम्मू जाने वाले नेशनल हाईवे पर पहाड़ का मलबा इकट्ठा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद SDRF की कई टीमें वहां पर पहुंच गई, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबे को हटाया गया। करीब 4 घंटों के बाद सड़क को दोबारा शुरू किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि शनिवार को नीप्रो शहर पर हमले के लिए रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल KH-22 का इस्तेमाल किया और पुतिन की इस मिसाइल के आगे अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। और आग उगलती पुतिन की मिसाइल नीप्रो शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जा टकराई। मिसाइल का वार इतना जोरदार था कि बिल्डिंग के बीचों बीच एक बड़े हिस्से के परखच्चे उड़ गए। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, पुतिन की KH-22 मिसाइल जंगी जहाजों पर वार करके उन्हें तबाह करने के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल जिस युद्धपोत को अपने निशाने पर ले लेती है, उसका बच पाना नामुमकिन होता है। पुतिन की ये ताकतवर मिसाइल इतनी घातक बताई जाती है कि यूक्रेन की सेना के पास इसका कोई तोड़ ही नहीं है। जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी KH-22 के हमले के आगे फेल हो गए और इस मिसाइल ने यूक्रेन के दक्षिण में बसे नीप्रो शहर को एक बहुत बड़ा घाव दे दिया। क्योंकि हाल के दिनों में किसी रिहायशी बिल्डिंग पर रूसी सेना का सबसे खतरनाक हमला था। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने जानबूझकर नीप्रो शहर की उस बिल्डिंग को KH-22 जैसी किलर मिसाइल से निशाना बनाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े और ऐसा करके रूस यूक्रेन के लोगों को खौफ से भर दे। इससे पहले पिछले साल सितंबर के महीने में जापोरिजिया में हुए हमले के बाद मरने वालों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा हमला है, जिसके लिए पुतिन ने ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसको यूक्रेन ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन उसे मार गिराने की ताकत उसके पास नहीं है। यूक्रेन पर हमले शुरू होने के बाद अब तक रूस ऐसी 210 मिसाइलें की बारिश कर चुका है और घातक पश्चिमी हथियारों से लैस यूक्रेन की सेना इनमें किसी भी रूसी मिसाइल को तबाह नहीं कर पाई है। 950 किलो वजनी रूस की KH-22 मिसाइल 600 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है और इसे मार गिराना बेहद ही मुश्किल है। यूक्रेन खुद इस बात को जानता है कि उसके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो KH-22 को ढेर कर सके। हालांकि उसने ये जरूर साफ किया कि इस मिसाइल की तोड़ अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे पाने के लिए यूक्रेन 6 महीने से ज्यादा वक्त से बाइडेन से गुहार लगा रहा है। हालांकि पेट्रियट अब यूक्रेन को मिलने जा रहा है, लेकिन बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के लिए गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा NDMC कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं। उनके साथ ही CM योगी समेत नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। तो आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज भी काफी अहम दिन होता है। कल जब पहले दिन का समापन हुआ उस वक्त JP नड्डा ने कहा कि चाहे 2023 के जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव है या 2024 का चुनाव नहीं हारना है।
रेस्क्यू में लगी टीम ने रात दिन एक करके घायलों को निकालने का काम किया और इस दौरान वहां मौजूद कई लोग बिलखते नजर आए। इतनी बड़ी संख्या में वहां हुई मौतों ने लोगों को दहला कर रख दिया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक झटके में उनके अपने मौत के मुंह में समा गए। इमारत पर हुए हमले में जो लोग बच गए उनकी आंखों में भी खौफ साफ देखा जा सकता था। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने सिर्फ नीप्रो शहर ही नहीं बल्कि शनिवार को कई और शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने कीव और खार्किव को भी निशाना बनाया था और एक ही दिन में 33 क्रूज मिसाइलें दागी थी। हालांकि उनमें 21 मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन बाकी की मिसाइलों ने तबाही मचा दी और नीप्रो शहर पुतिन की मिसाइल का सबसे बड़ा शिकार बना।